आज की ऑनलाइन कक्षा में प्रसिद्ध सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी के महाकाव्य पद्मावत के अंश बारहमासा से माघ और फागुन मास की व्याख्या और उनसे संबंधित प्रश्नों के साथ मैं हूं देवेंद्र कुमार शर्मा, प्रवक्ता हिंदी। प्यारे बच्चों, प्रसिद्ध सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी के महाकाव्य पद्मावत के नागमती वियोग खंड में बारहमासा का वर्णन आता है। इस खंड में राजा रत्नसेन के वियोग में दुखी रानी नागमती की विरह व्यथा का वर्णन किया गया है। राजा रत्नसेन पद्मावती को पाने के लिए सिंगल द्वीप गया हुआ है। उसके पीछे उसकी रानी नागमती अलग अलग ऋतुओं में, अलग अलग मासों में किस प्रकार पति के वियोग में तड़पती है, इसका वर्णन बारहमासा के अंतर्गत आता है। नागमती की मनस्थिति का वर्णन माघ और फागुन मास में कैसा है, आज के प्रसंग में हम यही जानने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले माघ मास के बारे में जानते हैं। प्यारे बच्चों, माघ मास का विवरण लागे हु माह परे अब पाला यहां से आरंभ होता है और तेही पर बिरह जराई के चहे उड़ावा झोल। तो हम इस पूरे प्रसंग को एक पद्यांश के रूप में लेंगे और फिर उसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। और जैसा कि आपको ज्ञात है, व्याख्या करने से पहले हमें इस पद्यांश में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ ज्ञात होने चाहिए। तो सबसे पहले उन्हीं कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। बच्चों, माह शब्द आया है। माह का अर्थ है माघ मास। जड़ काला, जड़ काल यानी कठोर मृत्यु। पहल पहल, पहलू पहलू, अंग अंग। हहली हहली, कंप कपाने को कहते हैं। हिय हृदय, पहले भी बहुत बार आपके सामने ये शब्द आ चुका है। सूर सूर्य, नाहा नाथ यानी पति या प्रियतम के लिए इस पद्यांश में यह शब्द प्रयोग होगा। मूलू, मूल अर्थात जड़। झोला, झकझोरना, आघात करना। चुवई, टपकते हैं, बहते हैं। माहुट, माघ की वर्षा। और माहुट नीरू इकट्ठा शब्द प्रयोग हुआ है। नीरू मतलब जल। गिय, गर्दन। सर, वाण। चीरू, चीर शब्द यानी वस्त्र। पटोरा, पटोला शब्द आपने पहले भी कई बार सुना होगा, रेशमी वस्त्र। मोर, मेरा। जौवन, यौवन। कंता, पति या प्रियतम। धनी, पत्नी के लिए शब्द प्रयोग होता है। हरवी, हल्की। तिनवर, तिनका, तन तिनवर, तन रूपी तिनका। जराई, जलाकर। झोल, सब कुछ झोल हो जाना यानी राख, भस्म। और अब जानते हैं कि हम इसका प्रसंग कैसे लिखेंगे। प्रसंग में सबसे पहले हम उस पद्यांश का संदर्भ देते हैं, उसके बाद कवि का नाम देते हैं और उसका कथ्य लिखते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश मलिक मोहम्मद जायसी के महाकाव्य पद्मावत के नागमती वियोग खंड का एक अंश है। ठीक है, आपने यह वर्णन करना है कि ये जायसी के पद्मावत के नागमती वियोग खंड का अंश है। मूल रूप में ये कहां से लिया गया है, इसका भी आपने वर्णन देना है। और फिर आपने बताना है जो हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में बारहमासा शीर्षक से संकलित है, हमारी पाठ्य पुस्तक और उसके पाठ का नाम। इसमें माघ मास में नागमती की विरह दशा का वर्णन किया गया है। यानी इस पूरे के पूरे पद्यांश में क्या बताया गया है, नागमती की विरह दशा का वर्णन किया गया है कि कैसे वो अपने पति के वियोग में दुखी है। और इसकी व्याख्या हम एक एक चौपाई की अलग अलग करेंगे ताकि आप आसानी से उसको समझ सकें। और बच्चों, जब आप परीक्षाओं में व्याख्या लिखते हैं या आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं तो आपको ये पंक्तियां बीच में देने की आवश्यकता नहीं है मूल काव्य की, बल्कि आपको समझाने के लिए ये यहां पर दी गई हैं। आप सीधे प्रश्न पत्र से देखने के बाद
उसकी व्याख्या इकट्ठी लिख सकते हैं एक पद्यांश की। तो लागे माह परे अब पाला, के लागे माह विरहिणी नायिका नागमती कहती है कि माघ महीना लग गया, यानी माघ महीना शुरू हो गया, और परे यानी पड़ता है, अब पाला पड़ने लगा है। तो माघ महीने के शुरू होते ही पाला पड़ने लगा है। विरहा काल, ये विरह का समय, वियोग का ये समय मेरे लिए कैसा हो गया है, भयऊ हो गया है। जड़ काला, जड़ मृत्यु, कठोर मृत्यु की तरह बन गया है मेरे लिए। तो मेरे लिए अपने प्रियतम से वियोग का यह समय कठोर मृत्यु बन गया है। पहल पहल, पहलू पहलू में, अंग अंग में, तन अपने शरीर के, रुई जो झांपे, मैं रुई से उसको ढकती हूं। रुई यानी रजाई से वो ढकती है। जब मैं अपने शरीर को के अंगों को रुई से ढकती हूं, हहली हहली कंपकपी आती है, अधिको ही कांपे, और अधिक मेरा हृदय कांपने लगता है। मतलब मैं अपने शरीर के अंगों को जितना रुई से ढकती हूं, उतनी ही मुझे अधिक कंपकपी आती है और हृदय कांपने लगता है। आई सूर हुई तपुरे नाहा, तेही बिनु जाड़ न छूटे माहा, यही मास उपजे रस मूलू, बिरह पवन होए मारे झोला। नागमती क्या कहती है अपने नाहा यानी स्वामी से, आई सूर हुए तपुरे नाहा, कि आप सूर्य की तरह आकर मुझे गर्मी प्रदान करो। तेही बिनु, उसके बिना, जाड़ न छूटे माहा, जाड़ मतलब जाड़ा, ये माघ का जाड़ा उसके बिना दूर नहीं होगा। यही मास उपजे रस मूलू, इस मास में उपजे पैदा होता है रस मूलू, जड़ों में रस। ठीक है ना, इस मास में जड़ों में रस पैदा होता है। लेकिन मेरी क्या स्थिति है, विरह पवन होए, ये प्रीतम का विरह हवा बनकर मारे झोला, मुझे झकझोरता है। यह प्रीतम का विरह है जो तेज हवा बनकर मुझे झकझोरता रहता है। नैन चुवही जस माहुट नीरू, गिय नहीं हार रही हुए डोरा, टूट ही बुंद परही जस ओला, तेही जल अंग लाग सर चीरू। नागमती कहती नैन चुवही, मेरी आंखों से आंसू बहते हैं। कैसे, जस इस प्रकार, जैसे माहुट नीरू, जैसे माघ की वर्षा का ठंडा जल हो। और गिय नहीं हार, गिय गर्दन को कहते हैं, जो मेरी गर्दन का हार है वह भी अब ऐसा लगता है ही नहीं, वो रही हुए डोरा, वह तो जैसे धागा बन गया है। मुझे अपनी गर्दन का हार भी अब तो पता नहीं चलता, वह तो धागे जैसा बन गया है। टूट ही बूंद, वर्षा की बूंदें मुझ पर ऐसे टूट पड़ती है, परही मतलब पड़ती हैं, जस ओला, ऐसे लगती हैं जैसे ओले गिर रहे हो। तेही जल अंग लाग सर चीरू, और उस ठंडे जल से लाग सर चीरू लगता है, सर यानी वाण, तीर की तरह, चीरू चीर यानी वस्त्र, मतलब उस ठंडे जल से भीगे वस्त्र मेरे शरीर में तीरों की तरह चुभते हैं, तीरों की तरह लगते हैं। केहिक श्रृंगार को पहिर पटोरा, तू सो भवन मोर जौबिन फूलू, तुम बिनु कंता धनि हरवी, तन तिनुवर बा डोल, तेही पर बिरह जराई के चहे उड़ावा झोल। नागवती कहती है केहिक श्रृंगार, जब पति साथ नहीं तो श्रृंगार किसके लिए करूं। को पहिर पटोरा, कौन पहरे इस पटोले को, रेशमी वस्त्र को। तू सो भंवर, तू वो भौरा है, मोर यौवन फूलू, मेरे यौवन रूपी फूल का, मतलब मेरे यौवन रूपी फूल का भौरा तो तू ही है। और आखिर में कहती है तुम बिनु कंता, ए मेरे पति देव, तेरे बिना धनी हरवी, ये तुम्हारी पत्नी, हरवी यानी इतनी कमजोर होकर हल्की हो गई है। तन तिनवर भा डोल, तन तिनवर शरीर रूपी तिनका, भा डोल इधर उधर उड़ता है, ये डोलता रहता है। हे मेरे पतिदेव, तुम्हारे बिना यह तुम्हारी पत्नी कमजोर होकर इतनी हल्की हो गई है कि इसका शरीर तिनके की तरह इधर उधर उड़ता रहता है। तेही पर, उस पर, विरह जराई के, मतलब विरह की आग इसको जला करके चहे उड़ावा झोल, इसको राख बनाकर, झोल बनाकर उड़ाना चाहती है।
ऊपर से विरह की आग उसे जलाकर राख बनाकर उड़ा देना चाहती है। बच्चों, व्याख्या के बाद हम विशेष लिखेंगे और विशेष में जैसा आपको ज्ञात ही है, पहले उसमें अलंकार आदि छांटे जाते हैं, भाषा की विशेषताएं लिखी जाती हैं, रस लिखा जाता है और उसके अंदर कोई और मुहावरा इत्यादि प्रयोग हुआ है वो लिखा जाता है। तो अनुप्रास अलंकार देखेंगे। परे अब पाला, पहिर पटोरा, तन तिनवर, ये सारे के सारे अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं। पुनरुक्ति प्रकाश भी आए हैं। पहल पहल में है, हहली हहली में है। और दो जगह उपमा अलंकार प्रयोग हुआ है। नैन चुवही जस माहुट नीरू, मतलब मेरी आंखों से ऐसा पानी बह रहा है जैसे माघ की वर्षा का ठंडा पानी हो, उसकी उपमा अलंकार है। और बूंद पर ही, वर्षा की बूंदें कैसे पड़ती हैं, जस ओला, जैसे ओला हो, तो वहां पर भी उपमा अलंकार है। तन तिनुवर, तन रूपी तिनुवर, शरीर रूपी तिनका, उसमें रूपक अलंकार है। और इस काव्यांश में अतिशयोक्ति अलंकार भी है, क्योंकि जब लोक सीमा का अतिक्रमण किया जाता है, मतलब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर इतना बताया जाता है कि जो आपको बिल्कुल असंभव सी लगे, ऐसी बात जहां बताई जाती है उसको अतिशयोक्ति कहते हैं। इस पद्यांश में आपने देखा, एक जगह इसने कहा कि मेरी गर्दन का जो हार है वो अब धागे की तरह हो गया है विरह में, तो मतलब वो भी पतला हो गया है। तो आपको नहीं लगा कि कुछ ज्यादा ही हो गया, इतना हो नहीं सकता? तो जब हम लोक सीमा का अतिक्रमण करते हैं, किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, तो उसको अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। इसी तरीके से एक जगह इसने कहा था कि मेरा शरीर तिनके की तरह पतला हो गया है जिसको हवा इधर उधर उड़ाती रहती है, तो ये भी कुछ बढ़ा चढ़ाकर ज्यादा बात बताई गई है, तो इस काव्यांश में अतिशयोक्ति अलंकार है, ये भी हम इसमें लिखेंगे। और वियोग श्रृंगार का ये काव्यांश है। नागमती तो अपने पति के वियोग में तड़प रही है, तो वियोग को विप्रलंब श्रृंगार कहा जाता है। ये काव्यांश विप्रलंब श्रृंगार का है। जायसी की भाषा ठेठ अवधि है और इसमें जो छंद हैं वो दो प्रयोग हुए हैं। एक चौपाई छंद प्रयोग हुए हैं और अंत में जो दो पंक्तियां थी वो दोहा है। तो चौपाई और दोहा छंद इस पद्यांश में प्रयुक्त हुए हैं। बच्चों, अगला हम मास फागुन का लेंगे और फागुन मास फागुन पवन झकोरे बहा, वहां से शुरू होता है। मकुते ही मार्ग होए परोकंत धरे जा पाओ, वहां तक ये पूरे का पूरा फागुन मास है। इसकी व्याख्या करने से पहले आओ इसके कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। बच्चों, स्यू शब्द प्रयोग हुआ है, सर्दी या जाड़ा। किमी, कैसे, पहले भी बहुत बार आपने सुना है। जस, जैसे, पिछले पद्यांश में भी आया है। पियर पात, पियर यानी पीला, पात यानी पत्ता। भा हो गया, मोरा मेरा। तरिवर, तरुवर शब्द बहुत बार हिंदी में प्रयुक्त होता है। वृक्ष, ढांखा, ये ढाक का वृक्ष या पलाश। बच्चों, ये ढाक वो नहीं है जिसको हम कई बार पहाड़ी बोली में या हिमाचल प्रदेश में जिसको हम बड़ी सी चट्टान को किसी को ढाक कह देते हैं, ये वो ढाक नहीं है। ढाक एक वृक्ष होता है, और जब हम कहते हैं ढाक के तीन पात, तो वो उस चट्टान के तीन पात नहीं होते। ढाक एक वृक्ष है जिसके तीन पत्ते इकट्ठे होते हैं उसमें, तो इसलिए उस ढाक वृक्ष को यहाँ पर इस पद्यांश में प्रयोग किया गया है, जिसको टेसु भी कहा जाता है, किंशुक संस्कृत में कहा जाता है। तो ये ढाक का वृक्ष। अनपत्त मतलब पत्तों से रहित। फर, फल। करिन, कलियां। वनाफति, वनस्पति। हुलासु, उल्लास। दून, दुगना। फाग, फाग महोत्सव आपने देखा होगा, होली को कहा जाता है। चांचरी, होली के समय एक नृत्य है जिसको खेल भी कह दिया जाता है, उसको हम चांचरी कहते हैं। जोरी यानी जोड़ी में मिलकर या जोड़कर। होरी, होली। जौ, पै, यदि। पिय ही, पिय प्रियतम को, पति को। जरत, जलते हुए। देवस, दिवस से निकला है शब्द, दिन। क्षार, भस्म, क्षार संस्कृत का शब्द था। मकु, कदाचित, शायद। धरे यानी रखते हैं। प्यारे बच्चों, सप्रसंग व्याख्या शुरू करने से पहले ढाक
या पलाश के वृक्ष की एक झलक देखना तो बनता है। तो ये है ढाक या पलाश का वृक्ष, जिसके 3 पत्ते इकट्ठे होते हैं, तभी कहा जाता है ढाक के 3 पात। और इसके जो पुष्प हैं वो बहुत ही सुंदर होते हैं, और जब ये आते हैं पुष्प तो ये पूरे का पूरा वृक्ष इससे लदा होता है। और जिस समय पतझड़ के तुरंत बाद पूरे का पूरा जंगल पत्तियों से रहित होता है, तो ये अकेला ऐसा वृक्ष होता है जिसमें पुष्प लगे होते हैं। इसीलिए अंग्रेजी में इसको फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी कहते हैं, यानी जंगल की आग की तरह यह दिखता है। तो बच्चों, प्रसंग में वही हम पुनः लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश मलिक मोहम्मद जायसी के महाकाव्य पद्मावत के नागमती वियोग खंड का एक अंश है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में 12 मासा शीर्षक से संकलित है। बस सिर्फ आगे की पंक्ति बदलेंगे कि वहां पर हमने माघ मास में उसकी विरह दशा का वर्णन किया था, और इसमें फागुन मास में नागमती की विरह दशा का वर्णन किया गया है। तो बच्चों, हम एक एक चौपाई की व्याख्या करेंगे। फागुन पवन झकोरे बहा। फागुन मास में पवन कैसे बहता है, हवा कैसे बहती है? झकोरे बहा, झोंकों के साथ बहनी शुरू हो गई है। तो नागमती कहती है कि फागुन के महीने में हवा तेज झोंकों के साथ बहने लगी है, और उसका परिणाम क्या हुआ है? चौगुन सीऊ, उससे जाड़ा सीऊ यानी 4 गुना बढ़ गया है। जाई किमी, कैसे सहा, उसे कैसे सहन करूं? और इसका परिणाम क्या हुआ है? तन जस पियर पात भा मोरा। तन ये शरीर, जैसे पियर पीला, पात पत्ता, भा हो गया है, मोरा मतलब मेरा। और फागुन के इस महीने में मेरा शरीर पीले पत्ते की तरह हो गया है। ठीक है ना? विरह न रहे पवन होए झोरा, और विरह से अब ये रुकेगा नहीं, टिकेगा नहीं, बचेगा नहीं, क्योंकि विरह के तेज झोंके इसको एक ना एक दिन समाप्त कर देंगे, नष्ट कर देंगे। मतलब फागुन में जिस तरह पेड़ों के पत्ते पीले पड़ जाते हैं, उसका शरीर भी पीला पड़ चुका है, वह अब नहीं बच पाएगा, अवश्य ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रियतम का विरह, उसका वियोग हवा के तेज झोंके की तरह उसे झकझोर रहा है। तरिवर झरे झरे बन ढांखा, भैयन पत्त फूल फर शाखा, करिन बनाफति कीन हुलासु, मोकह भाजक दून उदासु। वह कहती है तरिवर झरे, वृक्षों के पत्ते झड़ रहे हैं, झरे झड़ रहे हैं, और क्या? वन, वन में ढांका, ढाक पलाश, मतलब सारे वृक्षों के पत्ते झड़ रहे हैं, वनों में पलाश भी झड़ रहे हैं। भैयन पत्त, पत्तों से रहित हो गई है, क्या क्या? फूल फल शाखा, फूल फल और शाखाएं, मतलब फूल फल और शाखाएं सभी पत्तों से रहित हो गए हैं। करिन, कलियों के द्वारा, बनाफती वनस्पतियों ने, कीन किया है, प्रकट किया है, हुलासु यानी उल्लास। तो वनस्पतियों में कलियां आ रही हैं, इस प्रकार वे इन कलियों के द्वारा उल्लास प्रकट कर रही हैं। लेकिन अब प्रकृति तो उल्लास प्रकट कर रही है, लेकिन नागमती का प्रियतम उसके पास नहीं है। मोह कहा, मुझे तो भा हो गया है, जगदून उदासु। लेकिन प्रियतम के बिना मेरे लिए तो यह सारा संसार 2 गुना उदास करने वाला हो गया है। फाग करही सब चांचरी जोरी, मोही जिय लाई दीन जसी होरी, जौ पे पियही जरत अस भावा, जरत मरत मोहि रोस न आवा। कहते हैं फाग करही सब, सारी सहेलियां वो फाग, होली खेलती हैं, फाग करती हैं, रंग डालती हैं एक दूसरे पर। और कैसे कर रही है वो? चांचरी जोरी, मतलब चांचरी नृत्य करती है जोड़ी में, यानी दोनों उनके पति, उनके प्रियतम उनके साथ मिलकर वह चांचरी नृत्य करती हैं। मोही जी लाई दीन जैसी होरी, मोही जी मेरे हृदय में लाई दीन लगा दी है, जैसी होरी जैसे होली की आग जला दी है, परंतु मेरे हृदय में तो जैसे विरह की होली जल रही है। जो पे यदि पियही प्रियतम को जरत असभावा, मैं ऐसे ही विरह में जलते हुए अच्छी लगती हूं। तो वह क्या चाहती है? जरत
मरत मोही रोष न आवा। तो मैं बिना किसी रोष के, बिना किसी क्रोध के यूं ही जलकर मरने के लिए तैयार हूं। राति दिवस इहे मन मोरे, लागो कंत छार ज्यों तोरे। यह तन जारो छार के, कहूं के पवन उड़ाओ। मकुते ही मार्ग होय परो, कंत धरे जहां पाओ। राति दिवस, रात दिन, नागमती कहती है दिन रात, यह मन मोरे, यही है मेरे मन में, मतलब मेरी यही इच्छा है। क्या? लागू कंत छार ज्यों तोरे, ए प्रियतम मैं लगूं मतलब लिपट जाऊं तुझसे, छार यानी भस्म बनकर, ज्यों भस्म की तरह, तोरे यानी तुझसे, मतलब दिन रात मेरे मन में यही इच्छा है कि मैं भस्म बनकर ही सही तुमसे लिपट जाऊं। और उसके लिए मैं चाहती हूं कि यह तन जारो छार के, मैं इस शरीर को जलाकर छार यानी भस्म कर दूं। कहूं कि पवन उड़ाऊं, और पवन को कहूं कि इस राख को उड़ाकर ले चल। और कहां ले चल? मकु के शायद वह राख ते ही मार्ग होए परो, उस मार्ग पर जाकर पड़ जाए। कंत धरे जहां पाऊं, जहां मेरे पति चरण रखते हैं, जहां मेरे पति के चरण पड़ते हैं, शायद या मेरे शरीर की राख उस मार्ग पर पड़ जाए। प्यारे बच्चों, व्याख्या के बाद हम विशेष करेंगे, और विशेष में सबसे पहले इसमें अनुप्रास छांट लेते हैं। पियर पात, फूल फर, पै पियही, मन मोरे, कै कहो की, इनमें अनुप्रास अलंकार है। सब में झरे झरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तन जस पियर पात में तो उपमा अलंकार है कि मेरा शरीर पीले पत्ते जैसा हो गया है। काव्यांश में अतिशयोक्ति अलंकार है, सारी बातें बढ़ा चढ़ाकर कही गई हैं विरह में। और विप्रलंब श्रृंगार तो है ही, वियोग के अंदर है नागमती। जायसी की भाषा ठेठ अवधि है, और इसमें भी वही चौपाई और दोहा छंदों का प्रयोग किया गया है। बच्चों, प्रश्न अभ्यास में पहला प्रश्न है, काव्य सौंदर्य लिखिए। तुम बिनु कंता धनी हरवी, तन तिनुवर भाडोल, तेही पर बिरह जराई के चहे उड़ावा झोल। अब जब हम काव्य सौंदर्य लिखते हैं बच्चों, तो काफी अधिक अंकों का प्रश्न आपके लिए आता है परीक्षाओं में, और ये बहुत सरल है। हम अक्सर इसमें कई बार ऐसा सोचते हैं कि शायद जहां पर काव्य सौंदर्य लिखा है वहां हमने प्रसंग भी लिखना है, वहां हमने व्याख्या लिखनी है, वहां विशेष लिखना है। ऐसा कुछ भी लिखने की आवश्यकता उसमें नहीं है। आप सीधे सीधे जब काव्य सौंदर्य आता है, उत्तर में काव्य सौंदर्य शीर्षक लिख के उसको बिंदु पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखना शुरू करो। और जो पहला पॉइंट है, पहला जो बिंदु आएगा, उसमें हमेशा उन पंक्तियों का भावार्थ आपने देना है। और उसके बाद 2 3 4 5 जो नीचे बिंदु आएंगे, उसमें आपने वही सब देने हैं जो आप विशेष में लिखते हैं। कोई अलंकार है उसके अंदर रस कौन सा है, उसकी भाषा क्या है, उसमें छंद कौन सा प्रयोग हुआ है। तो आओ इसका अभ्यास इन्हीं पंक्तियों से करते हैं कि इन पंक्तियों में क्या कहा गया है कि अपने प्रियतम के वियोग में विरहिणी नायिका नागमती सूखकर तिनके की तरह हो गई है। तन तिनुवर भाडोल, वो इतनी कमजोर हो गई है। और तेही पर विरह जराई के चहे उड़ावा झोल, और उस पर उसे लगता है कि ये विरह उसे राख बनाकर उड़ा देगा। अब देखो बच्चों, जो भावार्थ हम देते हैं वो व्याख्या की तरह आपने सरलार्थ के साथ साथ एक एक शब्द और एक एक पंक्ति के साथ नहीं देना है, बल्कि आपने दोनों पंक्तियों के अंदर क्या कहा गया है, उसका आशय क्या है, बस सिर्फ वो सार रूप में आपने देना है। आगे चलेंगे। तन तिनवर, उसमें अनुप्रास अलंकार है, और शायद साथ में तन तिनवर शरीर रूपी तिनका, उसमें रूपक अलंकार भी है। और नायिका के शरीर को तिनके की तरह उसने बताया है कि वो तिनके जैसा पतला हो गया है, तो अतिशयोक्ति अलंकार है, बढ़ा चढ़ाकर बात कही गई है। ये पंक्तियां विप्रलंब श्रृंगार की है, वियोग श्रृंगार की है, और इसकी भाषा ठेठ अवधि है, और दोहा छंद प्रयोग किया गया है। देखो बच्चों, इसमें चौपाई नहीं है, चौपाइयां इससे ऊपर ऊपर थी उसमें पद्यांश में। ये दो पंक्तियों का दोहा छंद है। एक और ऐसा ही उदाहरण और देखते हैं काव्य सौंदर्य लिखने का।
यह तन जारों छार के कहो कि पवन उड़ाऊ, मकुते ही मार्ग होए परों, कंत धरे जहां पाऊं। इसमें भी सबसे पहले हम पहले बिंदु में उसका भावार्थ लिखेंगे कि अपने प्रियतम के वियोग में दुखी नायिका चाहती है कि वह अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दे। यह तन जारों, और फिर पवन को कहे कि इस राख को उड़ाकर उस मार्ग पर बिखेर दे जहां उसके पति के पांव पड़ते हैं। ठीक है ना, हमने भावार्थ देना है, पूरी की पूरी वैसी व्याख्या लिखने की जरूरत नहीं है। और के कहूं की में मकुते ही मार्ग में, इसमें अनुप्रास अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार तो है ही, क्योंकि वो उसकी राख बनाकर फिर अपने प्रियतम से मिलना चाहती है, शरीर की राख बनाकर। वे प्रलंब श्रृंगार है, वियोग है, ठेठ अवधि भाषा है और दोहा छंद इसमें प्रयोग किया गया है। बच्चों, अगला प्रश्न है कि माघ महीने में विरहिणी को क्या अनुभूति होती है। तो बच्चों, जो हमने माघ मास की व्याख्या की है, उस पूरी व्याख्या को अगर आप सारांश रूप में देंगे, उसको एक भावार्थ रूप में देंगे, वही है जो विरहिणी को अनुभूति होती है। आप वहां से इसका उत्तर आराम से निकाल सकते हैं। माघ महीने में ठंड अपने विकराल रूप में विद्यमान होती है, आपको ज्ञाती है। चारों ओर पाला पड़ता है। विरहिणी नागमती शरीर के अंगों को जितना रुई से रजाई से ढकती है, उसे उतनी ही अधिक कंपकंपी आती है। उसे लगता है कि पति के बिना माघ मास का यह जाड़ा उसकी जान ले लेगा। उसकी आंखों में माघ मास की वर्षा के ठंडे जल जैसे आंसू बहते रहते हैं। वर्षा की बूंदें उस पर ऐसे पड़ती हैं जैसे ओले गिर रहे हो, और ठंडे जल से भीगे वस्त्र उसके शरीर में तीरों की तरह चुभते हैं। पति के साथ ना होने के कारण वो कोई श्रृंगार नहीं करना चाहती। केही के श्रृंगार, वो कहती है कैसा श्रृंगार। उसे रेशम के वस्त्र पहनने भी अच्छे नहीं लगते, वे सूखकर तिनके की तरह पतली हो गई है, और उसे लगता है कि यह विरह उसे राख बनाकर उड़ा ही देगा। तो ये माघ महीने में विरहिणी को अनुभूति होती है वियोग के कारण। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, वृक्षों से पत्तियां तथा वनों से ढांके किस माह में गिरते हैं, इससे विरहिणी का क्या संबंध है। तो बच्चों, आपने देखा ये वृक्षों से पत्तियां और वनों से ढांके फागुन मास में गिरते हैं। इसका विरहिणी के साथ क्या संबंध है। तो विरहिणी के लिए ये मास बहुत दुख देने वाला है। ये जो पत्ते पीले पड़ गए हैं, उसका रंग विरहिणी की शरीर की स्थिति को बताता है। तन जस पियर पात भा मोरा, उसने कहा था मेरा शरीर इस पीले पत्ते जैसा हो गया। जैसे फागुन मास में झड़ने से पहले पत्ते पीले रंग के हो जाते हैं, वैसे ही प्रियतम की विरह में जल रही नायिका का रंग भी पीला पड़ गया है। और चारों ओर गिरती हुई पत्तियों को देखकर उसे लगता है कि वह अब जीवित नहीं बचेगी। और पत्ते गिरने का यह आशय भी है कि प्रियतम के आने की उम्मीद अब टूट चुकी है। पत्ते टूट रहे हैं तो उसकी उम्मीद टूट रही है। अतः फागुन मास उसके कष्ट को कम करने के स्थान पर और बढ़ा रहा है। और फागुन के समाप्त होते होते वृक्षों से नई कोंपलें और कलियां आ रही हैं, परंतु नागमती के जीवन में तो पहले से विद्यमान विरह का दुख कम होने का नाम नहीं ले रहा। वो तो दून उदासू, दुगनी उदासी लेकर आ गया है फागुन मास उसके लिए, क्योंकि उसका प्रियतम, उसका पति उससे दूर है। प्यारे बच्चों, आज के पाठ में बस इतना ही, और अब मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं चांचरी नृत्य की एक झांकी के मध्य, जिसका जिक्र जायसी ने अपने फागुन मास के अंतर्गत आज के पाठ में किया था। तो आओ इसका आनंद लें।